ओके ठीक है, चलिए आइए। देखो, एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं जो कि आपको बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना चुके हैं। नहीं बनाए हैं तो मॉड्यूल से जाकर घर में खुद ही बना लेना है, सिर्फ समझना है उसको। पेज नंबर 51 है ना, 51 में बना हुआ था। ठीक है, चलो आगे वो बता देता हूं, फिर पेडिग्री सॉल्व करते हैं। पेडिग्री फंसनी नहीं चाहिए बीच में, इसलिए बहुत अलर्ट रहना होगा। चलो आ जाओ, देखते हैं। सबसे पहले, जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर 51 पेज में होगा। ये लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मॉड्यूल में है, देख लेंगे एक बार। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के हैं, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर दूसरा है, बातें नहीं करें भाई। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के हैं, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है वो सुने। यहां पर क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यहां क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा। क्राइडू-चैट सिंड्रोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर चेंज हो तो क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कैसे पता लगाएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है? कैरियोटाइप एनालिसिस से। पिछली क्लास में ना बताया था, क्रोमोसोम को अरेंज किया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बोला था अगर 21 नंबर का क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो गया मतलब डाउन सिंड्रोम है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? जहां पर क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब दूसरा है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होगा? चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। क्या चेंज होगा? चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होगा। और इसका पता कैसे लगाएंगे? पेडिग्री एनालिसिस से। और पेडिग्री एनालिसिस क्या है, बस थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं, तो पता चल जाएगा। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होना जीन का क्या कहलाएगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक है ऑटोसोमल और एक है सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक होता है एक्स लिंक्ड और एक होता है वाई लिंक्ड। और एक्स लिंक दो तरह का है, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव। पढ़ चुके हैं ये, एक्स लिंक डोमिनेंट और रेसेसिव, सही है ना? मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट में मैंने सूडो रिकेट्स, हाइपोफॉस्फेटेमिया, डिफेक्टिव एनिमल्स, फेविज्म, डीएमडी, डायबिटीज इंसिपिडस, लेस्कनिहान सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, हाइपरट्राइकोसिस, porcupine स्किन, ये सब के सब क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। पता है क्वेश्चन क्या आएगा? 8-10 बीमारियां लिखी होंगी, अब पूछा जाएगा इनमें से कौन मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो वो सारे एग्जांपल मेंडेलियन है। दूसरा, ऑटोसोमल बीमारियां दो तरह की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखो, सफरर कौन होगा? एक भी डोमिनेंट एलील होगा तो वो बीमार हो जाएगा, है ना? अगर डोमिनेंट एलील ना हो तो वो नॉर्मल होगा, सही है। और ऑटोसोमल रेसेसिव एलील के कारण बीमारी होगी तो स्मॉल ए बीमार होगा। और अगर कैपिटल ए है तो नॉर्मल, और कैपिटल ए स्मॉल ए है तो नॉर्मल होगा किंतु कैरियर होगा। याद ठीक है ना? ओके, अब ध्यान से समझना भाई। डोमिनेंट एलील के कारण बीमारी है तो एक भी डोमिनेंट एलील होगा तो बीमार होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी के एग्जाम्पल आपने पढ़ा था बीमारी वाले चैप्टर में, मेयोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। ये क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इस पढ़ा है, मुझे पता है ना। जब दूसरे बैच वालों ने बोला है तो तुम अकेले हो जिसके साथ भेदभाव हुआ है। चल फालतू वाली बात। मेयोटॉनिक
डिस्ट्रॉफी। इसमें होता क्या है, मसल काफी समय तक कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहती है। मान लो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो काफी देर तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इसके रिलैक्स होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर मसल बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगी तो मसल वीक हो जाती है। ये है मियोटोनिक, नहीं, मियोटोनिक डिस्ट्रॉफी। वो डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी थी। ये मेयोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, क्रोमोसोम नंबर 19 पर है, ऑटोसोम पर है। ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, मियोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल काफी समय तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में। ना और बाकी ये बोलना नहीं है भाई, किधर, उधर से, इधर क्या है, अच्छा ठीक है, रह गया होगा आज, कोई बात नहीं, ये लो, अब सही है, ठीक है, चलिए आ जाइए। देखो भाई, मियोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, काफी समय तक मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहेगी। एक है पॉलीडेक्टाइली, 5 से ज्यादा उंगलियां होना, हाथों की या पैरों की। हाँ बिल्कुल, ऋतिक रोशन में है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5 फिंगर्स और टोज। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है। अगला है एक और ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है, हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स कोरिया। अब इस बीमारी में क्या होता है वो सुनो जरा। इसमें मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे तो पूरी बॉडी जो है अनकंट्रोल्ड शेक होगी, अनकंट्रोल्ड शेक होगी पूरी बॉडी। सोचो पूरी बॉडी शेक हो रही हो अनकंट्रोल्ड, और वो चले तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है। तो कोरिया वर्ड जो यूज हुआ है वो डांस लाइक मूवमेंट के लिए यूज हुआ है, क्योंकि वो जब चलता है तो पूरा हिल रहा होता है तो लगता है डांस कर रहा है। तो डांस लाइक मूवमेंट के लिए वर्ड यूज हुआ है कोरिया। तो हंटिंगटन्स कोरिया डिजीज जो है, इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ बॉडी, अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ बॉडी एंड डांस लाइक मूवमेंट। देखो इन बीमारियों में क्या होता है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये तीनों बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं, बस इतना ही याद रखना है, ये सभी बीमारियां ऑटोसोमल, बस हो गया। अच्छा, ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी के एग्जांपल तो आप थोक भर जानते हो, थैलेसीमिया है ना, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया है ना, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ये सब क्या ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी ही तो है। एक और बीमारी बताता हूं जो शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें ना फाइब्रस सिस्ट बन जाता है, फाइब्रस सिस्ट बन जाता है पैंक्रियाज में। सिस्ट मतलब म्यूकस, थिक म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, कहां, पैंक्रियाज में, थोड़ा बहुत लंग्स में भी, लेकिन मेनली पैंक्रियाज में। हमें इन बीमारी में क्या होता कोई मतलब नहीं, हमें ये याद रखना है कि ये सभी बीमारियां ऑटोसोमल रेसेसिव हैं। सही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, फाइब्रस सिस्ट बन जाता है, सिस्ट इन पैंक्रियाज, थोड़ा बहुत लंग्स में भी बनता है लेकिन मेनली पैंक्रियाज में बनता है। सही है, ढेर सारा म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, क्या याद रखना है, ये तीनों ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है, ये सभी ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी बता चुका हूं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी बता चुका हूं, वाई लिंक्ड बीमारी बता चुका हूं। ये जितनी भी बीमारियां हैं इनके अंदर, ये सब के सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्वेश्चन ये आएगा इनमें से कौन मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कौन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये जितनी बीमारी है सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अरे क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर गड़बड़ हो तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, बाकी कोई भी बीमारी है सब क्या है,
मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर है? तो ये टेबल, ये रे डायग्राम बना हुआ है आपके मॉड्यूल में, जाकर घर में इसे वहां से उठा लेना है। वैसे तो मैंने बोला था उठा लेना, कुछ लोगों ने उठा भी लिया होगा और कुछ लोग तो जब कभी उठेंगे तो खुद भी उठा लेंगे उसको भी। तो ये था बेसिक डिफरेंस। क्या है? जीन का स्ट्रक्चर फंक्शन चेंज हुआ तो मेंडेलियन, क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर है? दैट्स ऑल। आज का मेन मुद्दा अब लेकर आता हूं, पेडिग्री एनालिसिस। क्या पढ़ना है अपन को? पेडिग्री। बहुत अलग है ये, मतलब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, क्या लिखना है? कुछ लिखना नहीं है, ये मॉड्यूल में है ना ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। अब लिखने का काम भी आ रहा है, चिंता ना करो। ये नहीं लिखना था, ये मॉड्यूल में है, आप चाहो तो लिख लेना। ओके, अब चलिए चलिए इधर आइए। अब बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब आज का मेन मुद्दा स्टार्ट होता है, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं क्या है पेडिग्री एनालिसिस। देखो, पेडिग्री शब्द का मतलब, पेडिग्री शब्द का मतलब है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मतलब परदादा कैसे थे, दादा दादी कैसे थे, पापा मम्मी कैसे थे, हैं और हम कैसे हैं, वो सारा पूरे खानदान की हिस्ट्री होगी। किस लिए पढ़ रहे हो हिस्ट्री? इंसान की, ताकि पता चल सके कोई जेनेटिक कैरेक्टर या कोई बीमारी कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रही है। क्या पता करेंगे? कैसे कोई जेनेटिक कैरेक्टर या बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रही है। तो पेडिग्री एनालिसिस की अगर डेफिनेशन देनी हो तो स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। किस लिए पढ़ रहे हो? फॉर, ताकि पता चल सके, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कोई बीमारी पास ऑन हो रही है, ये पढ़ते हैं इसमें। कोई जेनेटिक कैरेक्टर या कोई बीमारी कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रही है, ये पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। कभी कभी पेडिग्री के क्वेश्चन नहीं आते, सिंबल्स आ जाते हैं मैच द कॉलम के फॉर्म में, कि यार ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंबल समझते चलना और लिखते चलना, दोनों काम करना है ना। जैसे मैं बताता हूं, अगर ब्लैंक स्क्वायर है, इसका मतलब नॉर्मल मेल, मतलब लिखते भी चलना और देखते भी चलना, नॉर्मल मेल। ब्लैंक सर्कल है अगर, तो नॉर्मल फीमेल। अगर सिंबल ऐसा है, ऐसा है, इसका मतलब अभी उस बच्चे का सेक्स अभी डिसाइड नहीं हुआ है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स डिसाइड नहीं हुआ। अगर इसी सिंबल के अंदर कोई गिनती लिख दी जाए, कुछ भी, तो जितनी डिजिट लिखे हैं उतने अनअफेक्टेड बच्चे, मतलब उतने नॉर्मल बच्चे। अगर डिजिट 5 लिखी है तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। अगर इनको डार्क कर दिया जाए, डार्क करना मतलब पूरी तरह से ब्लैक कर दो तो भी चलेगा, ऐसे शेड कर दो तो भी चलेगा, ठीक है, डार्क कर दिया जाए, ये है या ये सिंबल है। इन सिंबल को अगर डार्क कर दिया जाए तो सिंबल का मतलब है सफरर, अफेक्टेड या डिजीज्ड इंडिविजुअल्स। सही है। अगर मेल और फीमेल को आधा डार्क किया जाए, आधा डार्क किया जाए, ये कैरियर है ऑटोजोमल रेसेसिव बीमारी के। ऑटोजोमल रेसेसिव बीमारी के कैरियर को क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए का रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल रहा हूं? ये क्या है? हेटेरोजाइगस या कैरियर,
हेट्रोजाइगस या कैरियर ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज का कैरियर मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या आपको पता है देयर आर नो एनी कैरियर फॉर डोमिनेंट डिजीज? डोमिनेंट डिजीज का कभी कोई कैरियर नहीं होगा, क्योंकि अगर डोमिनेंट डिजीज है तो ये भी सफरर है और ये भी सफरर है। डोमिनेंट एलील के कारण अगर बीमारी होगी तो दोनों सफरर होंगे, और जो सफरर होता है उसे कैरियर नहीं कहते। जो नॉर्मल हो बीमारी वाला एलील लेके चले वो कैरियर कहलाता है। तो डोमिनेंट डिजीज का कभी कोई कैरियर नहीं होता, रेसेसिव के होंगे। अच्छा, याद है एक्स-लिंक्ड रेसेसिव की कैरियर फीमेल X प्लस XC ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल में डॉट लगाएंगे। सर्कल में डॉट का मतलब है कैरियर फीमेल ऑफ X-linked recessive disease। कैरियर फीमेल ऑफ X-linked recessive disease। रेसिसिव की कैरियर फीमेल को क्या लिखते हैं? X प्लस XC, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो मेल लिखा, फीमेल लिखा और क्रॉस कर दिया, इसका मतलब डेथ। और देखना, एक लाइन खींची और एक मोटा सा डॉट बना दिया, इसका मतलब है एबॉर्शन या स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना, बॉर्न डेड। सही है। अच्छा, और सिंबल देखो, अगर मेल और फीमेल के बीच एक लाइन खींच दी गई मतलब मेटिंग या मैरिज। और अगर अच्छा नहीं करेगा क्या शादी? नहीं, हो सकता है जेनेटिक काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया जाए कोई, है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है, उसके जमाने तक जेनेटिक काउंसलिंग चालू हो जाए, फिर तो गया। अच्छा, इसीलिए वो बोल रहा है रे यार। अच्छा चलो, पहले से पता है सब। अच्छा चलो इधर देखो, अगर मेल और फीमेल के बीच दो लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है कॉन्सेंजिनस मैरिज। कॉन्सेंजिनस मैरिज। कॉन्सेंजिनस मैरिज का मतलब है मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव। मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, ठीक है? तो कॉन्सेंजिनस मैरिज बोलेंगे। देखो, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो या तो दोनों बेटे होंगे या दोनों बेटियां होंगी। मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो इधर, दोनों बच्चों के बीच एक लाइन खींचते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बनाते समय बीच में एक लाइन खींचते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, देखो भाई, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स दोनों बच्चे एक ही सेक्स के होंगे, क्योंकि जाइगोट मान लो था XX, इसके डिवीजन से 2 सेल बनी, अब दोनों से बेटियां ही तो डेवलप होंगी। अगर जाइगोट XY था तो इसके डिवीजन से 2 सेल बनी, दोनों XY है, तो दोनों बेटे बनेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विन हमेशा या तो दोनों बेटे होंगे या दोनों बेटियां होंगी, और बीच में एक लाइन खींचा होगा मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के लिए। लेकिन अगर डाइजाइगोटिक ट्विन्स है, फीमेल में कभी कभी रेयरली, फीमेल में कभी कभी रेयरली 2 ओवम रिलीज होते हैं। अगर 2 ओवम रिलीज हुए तो हो सकता है दोनों ओवम को एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे, तो जो जाइगोट बनेगा XX और XX, मतलब दोनों बेटियां होंगी। या ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ओवम को वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे, तो दोनों बेटे हो गए, या दोनों बेटे या दोनों बेटियां। या ऐसा भी तो हो सकता है एक ओवम को एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे, एक को एक्स वाई वाला, तो XX बेटी हो गई और XY बेटा हो गया। मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होंगे दोनों बेटे हो सकते हैं, दोनों बेटे हो सकते हैं। बीच में लाइन नहीं खींचे, ये वाली लाइन नहीं खींची मैंने डाइजाइगोटिक के लिए। दोनों बेटे हो सकते हैं, दोनों बेटियां हो सकती हैं, या एक बेटा और एक बेटी हो सकती है। डाइजाइगोटिक ट्विंस, कोई दिक्कत तो नहीं है? पेडिग्री के में यूज होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजी देखो जरा। देखो, मान लो मैंने एक पेडिग्री बनाई, ये हस्बैंड वाइफ है, इनके इनका पहला ये बेटा हुआ, बीमार है, बेटी नॉर्मल, बेटा नॉर्मल, बेटी नॉर्मल। अब इस बेटी की शादी नॉर्मल मेल से हुई, बेटा
बीमार, बेटी नॉर्मल, बेटा नॉर्मल। अच्छा अब सुनो, ऐसे पेडिग्री बनती, ये हस्बैंड वाइफ है, ये इनके चारों बच्चे हैं। अब इसकी शादी नॉर्मल मेल से हुई तो ये उनके बच्चे हैं। अच्छा, पेडिग्री में जनरेशन को रोमन नंबर से दिखाते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और ये नीचे वाले थर्ड जनरेशन। अब बच्चों को अरेबिक में दिखाते हैं, बच्चों को अरेबिक में दिखाते हैं। नहीं, मैं लिखता हूं, यही है अरेबिक, 1 2 3 4। नहीं पढ़ा? ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, और सुनो, बच्चों को हमेशा 1 2 3 4 लिखा हो ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को लिखा जाता है इन ऑर्डर ऑफ बर्थ। जो पहले लिखा है उसका जन्म पहले हुआ है, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। मतलब जो बच्चा सबसे पहले लिखा गया उसकी उम्र सबसे ज्यादा है, जो बाद में लिखा गया उसकी सबसे कम है उम्र। क्लियर है? ऐसा इसलिए बताया, कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि इस पर कमेंट करो, मतलब वो बोल रहे हैं सेकंड जनरेशन के थर्ड बच्चे पर कमेंट करो, नॉर्मल मेल है। सही है? अच्छा, देखिए, ये हस्बैंड वाइफ के बीच जो लाइन है ना, इस लाइन को कहते हैं मीटिंग लाइन। और जो भाई बहन के बीच लाइन है, ये इसे कहते हैं सिबलिंग लाइन, इसे कहते हैं सिबलिंग लाइन। और एक बात, पेडिग्री में जो पहला सफरर होगा उसे प्रोबैंड कहते हैं। पेडिग्री में, जैसे इस पेडिग्री में पहला सफरर कौन है, ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोबैंड। प्रोबैंड कहते हैं पर्सन इन अ पेडिग्री, पर्सन इन अ पेडिग्री, इन अ पेडिग्री इन विच डिजीज अपीयर फर्स्ट। जिस बंदे में बीमारी पहले अपीयर होगी उसे प्रोबैंड कहेंगे। अगर वो मेल है, जैसे इस पेडिग्री में पहला सफरर मेल है, तो अगर प्रोबैंड मेल हुआ तो उसे कहते हैं प्रोपोसिटस। और अगर पहला सफरर फीमेल हुई तो कहते हैं प्रोपोसिटा। पहला सफरर जो पेडिग्री का होगा उसे क्या बोलते हैं, प्रोबैंड। अगर वो मेल है तो प्रोपोसिटस, और फीमेल है तो प्रोपोसिटा। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देख लो, प्रोपोसिटस को देखो, मेल सफरर है तो आगे तो इसे डार्क कर दो, डार्क करने के बाद एक एरो खींच दो ताकि उंगली उठाकर बोल सको यही है वो जो इस पेडिग्री का पहला सफरर है। प्रोपोसिटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फीमेल है तो पहले तो डार्क सर्कल कर दो, फिर एक एरो खींच दो ताकि उंगली उठाकर बोल सको यही है वो जो इस पेडिग्री की पहली सफरर फीमेल है। सही है? अच्छा, तो कहने का मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो मैंने बता दी पेडिग्री में। ये सब खत्म करो, फिर मैं पेडिग्री सॉल्व करने के लिए हिंट्स देने जा रहा हूं। डायरेक्ट पेडिग्री नहीं सॉल्व होगी किसी से, आगे हिंट्स बताऊंगा फिर पेडिग्री सॉल्व करेंगे। तो ये सब खत्म करें जल्दी। लिखने की गति तेज रखना, क्योंकि पेडिग्री बीच में नहीं रोक सकता मैं, चाहे क्लास का ड्यूरेशन कुछ भी हो जाए, पेडिग्री खत्म ही होकर रुकेगी क्लास। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहे जो भी हो जाए, इसलिए लिखने की गति सही रखना। वो जो भी होगा देखा गया है, अभी आप खत्म करो, ये लिखो, अभी लिखो, लिखो जल्दी लिखो। नहीं होगा। अच्छा, सिंबल आते ही नहीं है तो क्या करें, जो आए हैं वो बता दिए। और भी सिंबल्स होते हैं, जैसे अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए भी सिंबल है, डिवोर्स के लिए भी है, और सब चीजों के लिए है सिंबल। आपके काम का जितना है वो सारा बता दिया।
ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उनके डेवलपमेंट के दौरान क्या इन्वायरमेंट में कैसा इम्पैक्ट था, इसका उस पर डिपेंड करेगा, वो नहीं होगा। डीएनए सेम होगा। ठीक है, जल्दी करें भाई। उधर का लिख रहा है, इधर का छोड़ दे, बाद में लिख लेना। हाँ, चलो ठीक है, खत्म। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सर। कौन से ये? हाँ, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ इसी सिंबल के अंदर होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है, अभी सेक्स डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, कंप्लीट करें ये सब। बातें ना करें, जल्दी कंप्लीट करें। मैं बोल चुका हूँ, लिखने का काम थोड़ा जल्दी करें, पेडिग्री नहीं रुकनी चाहिए। लिखो लिखो, मैं बता रहा हूँ कहाँ क्या हटा है। क्या? हाँ, वो जल्दी करो भाई, इतने धीरे धीरे नहीं लिखो, फिक्स है। हाँ, डिजीज का। हाथ हटा दो, हाथ हटा दिया। अभी तो बोला हाथ हटाओ, हाथ हटाने को बोला था, हटा दिया।
हाँ, तू फिर ये क्या पहना है, हटा इसको। हाँ, हाँ, चलो अब ठीक है, चलिए। चुप रह, बाहर फेंकूंगा जरूर। खिड़की में इतनी जगह है कि तू आर पार निकल जाएगा। हाँ, बस हो गया। ये वो अलग, वो वाला है ना वो, अब क्या कर सकते हो उसको। क्या करेंगे। हाँ चलो, अब आ जाओ। अब ध्यान से सुनना सारी चीजें। देखो, कोई भी पेडिग्री, अभी कुछ ना लिखे, अब ध्यान से सुने। कोई भी पेडिग्री हो, उसे 6 अलग अलग एंगल पर देखेंगे। क्या ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट की है? क्या ये पेडिग्री ऑटोसोमल रेसेसिव की है? 2 केस। क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की है? क्या ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव की है? क्या वाई लिंक्ड की है? क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की है? 6 केस चेक करने होंगे हर एक पेडिग्री में। तो इन पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए आगे मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूं, ताकि कुछ चीजें तो आप क्लास में ही सीख जाओ। पेडिग्री पहचानना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, रेसेसिव की है। आप में से कई लोग देखना क्लास के एंड तक में, जब मैं ये हिंट लिखा लूंगा और प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चन, तो आप खुद ही आंसर दे पाओगे। जो लोग ध्यान से पढ़ेंगे वो आंसर तक बिल्कुल पहुंचेंगे। क्योंकि ये जान लो, ये पेडिग्री ऐसी चीज है कि मतलब जितने भी सीनियर या जिनसे टच में हो, पूछना, नीट के पहले घूम रहे होते कोई समझा दो पेडिग्री। इसलिए इतना हिंट दूंगा मैं डिटेल में। नॉर्मली क्या करते हैं, 3-4 हिंट दिए जाते हैं, पेडिग्री सॉल्व करना चालू कर देते हैं। लेकिन मैं ढेर सारे हिंट्स दे रहा हूं, ताकि उनको पढ़ो, घर जाकर आगे पेडिग्री पढ़ना, उनको याद रखना, फिर सॉल्व करना शुरू करना। एक्सरसाइज 1 2 3 जहां मिले पेडिग्री सॉल्व करना। और अंत में ब्रॉडकास्ट में भी 7 पेडिग्री आई हुई हैं आपके पास, 3-4 दिन पहले ही डाल दिया था। जो लेटेस्ट ब्रॉडकास्ट है उसे ना खोलना, उसमें आंसर पड़े हुए हैं उन 7 के। उसको आखिरी में खोलना, चेक करना सही बना या नहीं। MEPS का हो गया था तो वहां पर आंसर डालना पड़ा, तो सबको भेज दिया एक साथ। तो इस अभी बिल्कुल लापरवाही नहीं, ध्यान से समझना। बस लिखने, इतनी ही गुजारिश है, लिखने का आप थोड़ा जल्दी करना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंट्स आपको दे सकूं। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब समझते हैं। तो पहले मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव, इन दोनों को कंपेयर करने जा रहा हूं। मतलब ये पहचानना कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट की है कि रेसेसिव की है। कुछ भी सॉल्व करने से पहले पहले ये याद करना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में सफरर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों से। एक भी डोमिनेंट एलील है तो सफरर होगा। नॉर्मल तभी होगा जब डोमिनेंट एलील ना हो, स्मॉल ए स्मॉल ए। लेकिन ऑटोसोमल रेसेसिव में अपोजिट, स्मॉल ए रेसेसिव एलील के कारण बीमारी है, तो होमोजाइगस होगा रेसेसिव, तब ना असर दिखेगा उसका। तो ऑटोसोमल रेसेसिव में सफरर स्मॉल ए होगा, कैपिटल ए नॉर्मल होगा, कैपिटल स्मॉल ए नॉर्मल किंतु कैरियर होगा, होगा नॉर्मल लेकिन। सही है। अब चलिए हिंट समझते हैं। पहला, अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, then none of their children can be diseased। अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, स्मॉल ए हैं, तो सारे बच्चे नॉर्मल ही तो आएंगे, कोई भी बीमार नहीं आएगा। आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों सीखना है। देखो, जैसे मान लो एक पेडिग्री आ गई, ये हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल हैं, इनका बेटा बीमार है, बेटी नॉर्मल, बेटा नॉर्मल, बेटी, सॉरी, अच्छा, दोनों को नॉर्मल कर देते हैं, ये सब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो हस्बैंड वाइफ दोनों स्मॉल है, नॉर्मल, तो सभी बच्चे नॉर्मल। तो अगर किसी पेडिग्री में आपको ऐसा दिखे
कि दोनों पेरेंट नॉर्मल है, सभी बच्चे नॉर्मल है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की पेडिग्री हो सकती है। अच्छा, लेकिन अगर एक भी बच्चा बीमार आ गया तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस नहीं है। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों सीखना है। दोनों पेरेंट नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। लेकिन अगर एक बच्चा भी बीमार दिख गया, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस नहीं है। क्लियर है? दूसरा, अगर दोनों पेरेंट बीमार हैं, both the parents are diseased, then some of their children can be normal. देखो, जब वर्ड्स में न्यूमेरिकल आते हैं ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वर्ड्स में होते हैं, थ्योरी के फॉर्म में होता है, तो हम पहले होमोजाइगस प्रेफर करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो वर्ड्स में होते हैं उनमें कैपिटल ए पहले लेते हैं, लेकिन पेडिग्री सॉल्व करते समय हम पहले हेट्रोजाइगस प्रेफर करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं दोनों पेरेंट को डिजीज दिखा दूं ये वाला, फिर तो सारे बच्चे बीमार ही आएंगे। लेकिन लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे बीमार भी तो है ऑटोसोमल डोमिनेंट के, जिनके कुछ बच्चे नॉर्मल भी हैं। तो नॉर्मल भी है तो फिर वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं होगा। तो हेट्रोजाइगस लेने से सारी संभावनाएं दिख जाएंगी, जितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते बच्चों के सब दिखेंगे। तो पेडिग्री सॉल्व करते समय होमोजाइगस नहीं, पहले हेट्रोजाइगस प्रेफर करेंगे। कहीं फंसे तो होमोजाइगस लेकर भी चेक करेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी हेट्रोजाइगस लेकर। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पेरेंट बीमार है, हेट्रोजाइगस रखो, तो कुछ बच्चे कैपिटल ए आएंगे, कुछ कैपिटल स्मॉल ए आएंगे, कुछ स्मॉल ए। मैं ये नहीं लिख रहा हूं एक ये आएगा, दो ये, एक ये, कितने तरह के बच्चे आएंगे वो दिखा रहा हूं। तो कैपिटल ए एक भी है तो ये तो बीमार हो गए बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे नॉर्मल भी तो आएंगे। सही है? मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी पेडिग्री में आपको दिखा कि हस्बैंड वाइफ दोनों बीमार हैं, बेटा बीमार है, बेटी नॉर्मल है, बेटा नॉर्मल है, बेटी बीमार है, तो भाई दोनों पेरेंट बीमार हैं, कैपिटल स्मॉल ए। तो जो बच्चा नॉर्मल आया है उसे तो स्मॉल ए लिखो, और जो बीमार है उसे दो में से कुछ भी लिख दो। जो बीमार है उसे दो में से कुछ भी लिख दो। सही है? अच्छा, ये मैं जीनोटाइप लिखकर क्यों सॉल्व कर रहा हूं पेडिग्री? क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन आता है, पेडिग्री सॉल्व करने को नहीं आती, बोला जाता है इसका और इसका जीनोटाइप बताओ। तो जब ऐसे क्रॉस कर करके सॉल्व करोगे तब ना जीनोटाइप बता पाओगे। क्लियर है? अच्छा, ऑटोसोमल रेसेसिव में, ऑटोसोमल रेसेसिव में अगर दोनों पेरेंट बीमार हैं, if both the parents are diseased, then क्या होगा? then none of the children can be normal. कोई भी बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, सभी बीमार आएंगे। अरे बीमार कौन है? स्मॉल ए। अगर दोनों पेरेंट बीमार हैं तो सभी बच्चे बीमार ही तो आएंगे। मतलब अगर कहीं पर आपको पेडिग्री ऐसी दिख गई, हस्बैंड वाइफ दोनों बीमार हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बीमार हैं, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, अरे भाई दोनों स्मॉल ए है, तो सभी बच्चे क्या आएंगे? बीमार ही तो आएंगे। तो अगर दोनों पेरेंट बीमार हैं, सभी बच्चे बीमार हैं, तो ऑटोसोमल रेसेसिव की पेडिग्री हो सकती है। अगर एक भी नॉर्मल है तो ऑटोसोमल रेसेसिव का केस नहीं है। फिर ये अगर एक भी नॉर्मल आ गया फिर तो ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं हो सकता। समझ गए? अच्छा, ऑटोसोमल रेसेसिव में दूसरा, अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, then some of their children can be diseased. कुछ बच्चे बीमार भी आ सकते हैं। अरे लोना नॉर्मल हेट्रोजाइगस, नॉर्मल ही तो है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो बच्चे क्या आएंगे? कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल स्मॉल ए नॉर्मल, लेकिन कुछ डिजीज भी तो आ गए, ये बीमार हैं और ये नॉर्मल है। मतलब अगर आपको कहीं पेडिग्री दिख गई, हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल हैं, बेटा बीमार है, बेटी नॉर्मल है, बेटा नॉर्मल है, बेटी बीमार है, ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है। कैसे? अरे भाई दोनों हस्बैंड वाइफ नॉर्मल है तो कुछ बच्चे तो बीमार आएंगे, तो जो बीमार हैं वो स्मॉल है, और जो नॉर्मल है
उसे कुछ भी लिख दो, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, दो में से कुछ भी लिख दो, कर पाओगे? अच्छा नहीं, अभी नहीं समझे आप, सुनो तो। 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ कंपेयर करो, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट रेसेसिव अलग अलग हो जाएंगे, देखना कैसे। एक पेडिग्री आई, दोनों पेरेंट नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल, दोनों पेरेंट नॉर्मल और कुछ बच्चे नॉर्मल और कुछ बीमार, तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन दोनों पेरेंट नॉर्मल लेकिन कुछ बच्चे नॉर्मल कुछ बीमार, तो ऑटोसोमल रिसेसिव। देखा, चुन लिया जाएगा ना इसे। इसी तरह 1 और 2, दोनों पेरेंट बीमार हैं, सभी बच्चे बीमार हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। दोनों पेरेंट बीमार, सभी बच्चे बीमार, ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन अगर दोनों पेरेंट बीमार हैं लेकिन कुछ बच्चे नॉर्मल और कुछ बीमार आ गए, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऐसे डिफरेंशिएट करोगे कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है। दोनों पेरेंट नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन दोनों पेरेंट नॉर्मल, कुछ बच्चे नॉर्मल कुछ बीमार, तो ऑटोसोमल रिसेसिव। दोनों पेरेंट बीमार, सभी बच्चे बीमार, ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन अगर दोनों पेरेंट बीमार, कुछ बच्चे नॉर्मल कुछ बीमार, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। कर पाओगे डिफरेंशिएट? ये दिमाग में चीजें बैठानी है, घर जाकर यही पढ़ने को बोल रहा हूं, इसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये दोनों लिख लो, फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव लेकर आता हूं। हाँ बोलो भाई। एक ही बात है, कैरियर बोलने की क्या जरूरत है, वो नॉर्मल ही माना जाएगा। ओह सॉरी, नॉर्मल बट कैरियर, सॉरी, नॉर्मल बट कैरियर, सॉरी, नॉर्मल बट कैरियर, कैपिटल एस वन। सही है ना? तो हिंट्स पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, कंप्लीट करें इसे जल्दी से, फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव लेकर आता हूं, उनको कंपेयर करता हूं। नहीं, ट्विंस का मतलब ही होता है कुछ मंथ्स नहीं, कुछ टाइम का डिफरेंस होता है, बस हो गया। चलो ठीक है, लिखो। बिना बोले लिखना है ना? बिल्कुल बिना बोले। समझा रहा है उसको? ठीक है, लिखो। तेरे साथ ही हंस रहे हैं। पता है क्यों हंस रहा है? तो ये क्या समझाएगा, देख ले। हाँ, इसीलिए पढ़ो, करके दिखाओ कि देख, है ना? नीट का सिलेक्शन मेरा हो गया, अब तू अपना देख, है ना? फटाफट लिखे, जल्दी। हम्म, लिखो ना चुपचाप, क्या फुट्टो की तरह बातें करते हैं।
तू खूब बातें कर, आज सारे क्वेश्चन के आंसर तेरे से ही पूछूंगा, चिंता ना कर। और यहाँ सामने ले आऊंगा फिर पूछूंगा। लिखते चल, लिखते चल, लिखते चल। बोर्ड में सॉल्व करवाऊंगा जीनोटाइप के साथ। और ये काली टोपी वाला है ना तेरा साथी? हाँ। अरे नहीं, आगे उधर वालों का देख लूं, बाद में उधर वालों की बात करूंगा। तैयार रहे ना, पहले क्वेश्चन के आंसर के साथ, दूसरे सवाल के साथ तू काली टोपी है ना। ठीक है, अब करो उधर का, ये वाला हटा रहा हूँ। हाँ ठीक है, कंप्लीट। बच्चे कुछ सिंबल बिल्कुल सही पूछ रहे हो कि हेट्रोजाइगस ऑटोसोमल रिसेसिव का है तो हाफ शेड करो। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है कि क्या इंडिकेट करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं करते। लेकिन एक्स प्लस एक्स सी के लिए पक्का ये यूज करेंगे ही करेंगे, इसके लिए फिक्स है ना। हाँ नहीं, पहला वाला बस उठा रहा हूँ। तो धीरे लिखते हैं, कछुआ जैसे चलते हैं। देखो भाई, खत्म करो क्या है। लिखो जल्दी। दूसरा लिख रहे हैं। डाक नहीं किया तूने दोनों पेरेंट्स को ऑटोसोमल रिसेसिव में? नहीं, ऊपर वाला है ना। पहुंच गए, आ रहा हूं। मतलब जैसे अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट रेसिसिव कंपेयर किया ना, अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रेसिसिव कंपेयर करने वाला हूं। काली टोपी कहां तक पहुंचे, लिख लिया? अच्छा चलिए, आइए अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रेसिसिव की बात करते हैं।
है? अब क्या रह गया जरा? तरीके लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। तरीके इनको तो टाइम इंटरवल पर इलेक्ट्रिक वो देते रहना चाहिए, खुद ही चार्ज रहे। हाँ, चलिए आ जाइए, अब देख लेते हैं अब एक्स लिंक डोमिनेंट और रेसेसिव की बातें। हाँ? अच्छा चलिए आइए अब। ठीक है चलिए देखिए अब एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव में किसे बीमार किसे नॉर्मल, ये पहले भी बता चुका हूं, एक बार और देख लीजिए। याद है डोमिनेंट एलील के कारण बीमारी है, तो फीमेल के एक एक्स पर भी कैपिटल डी आ गया है, दूसरा भी स्मॉल डी है। अरे डोमिनेंट एलील के कारण बीमारी है तो एक भी कैपिटल डी आ जाए फीमेल में तो वो सफरर होगी। तो एक एक्स पर कैपिटल डी है तो भी सफरर, दोनों एक्स पर कैपिटल डी है तो भी फीमेल सफरर, और मेल के तो एक एक्स पर कैपिटल डी आते ही वो भी सफरर होगा। नॉर्मल कब होंगे? जब कैपिटल डी हो ही ना, दोनों एक्स पर स्मॉल डी हो, एक्स पर स्मॉल डी वाई हो, फिर तो नॉर्मल मेल होगा। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में फीमेल तभी सफरर होगी जब दोनों एक्स पर स्मॉल सी, बीमारी वाला एलील रेसेसिव है तो दोनों एक्स पर स्मॉल सी आते ही सफरर फीमेल, और मेल में एक एक्स पर स्मॉल सी आते ही सफरर मेल। नॉर्मल कब होगा? जब फीमेल के दोनों एक्स पर प्लस हो, डोमिनेंट एलील हो, तो नॉर्मल। और अगर एक पर प्लस है एक पर स्मॉल सी है तो नॉर्मल होगी किंतु कैरियर होगी, और एक्स पर एक प्लस है तो वो नॉर्मल मेल होगा। सबसे पहला काम यही है कि कौन सी बीमारी में बीमार को कैसे रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले ये तैयार करना है, फिर हिंट्स। आइए देखते हैं। ऑटोजोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का पहला हिंट सेम है। ऑटोजोमल डोमिनेंट में भी तो यही बोला था कि अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है तो कोई भी बच्चा बीमार नहीं हो सकता। अरे भाई दोनों पेरेंट नॉर्मल है, एक्स डी और एक्स डी वाई, हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल, तो बच्चे क्या आएंगे? एक्स डी, फीमेल कैसी है? नॉर्मल। एक्स डी वाई नॉर्मल, तो सारे बच्चे क्या है? नॉर्मल, कोई भी बीमार नहीं आया। मतलब अगर आपको पेडिग्री दिख जाए कि हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल है, बेटा नॉर्मल, बेटी नॉर्मल, बेटा नॉर्मल, बेटी नॉर्मल, तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में नॉर्मल मेल इज एक्स डी वाई और फीमेल इज एक्स डी। तो सारी बेटियां कैसी आई? एक्स डी। और बेटे कितने कैसे आए? एक्स डी वाई। मतलब अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल, तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एक तगड़ा पहचान दे रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं पहले तो। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की जो सबसे तगड़ा पहचान है वो ये है, केवल ओ भाई इधर, केवल पिताजी बीमार, केवल मतलब मम्मी नॉर्मल, केवल पिताजी बीमार, सभी बेटियां बीमार, 100% एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। If only father is diseased, then none of the daughter can be normal. मतलब देखो ना, आप फादर डिजीज है केवल, एक्स डी वाई ओनली लिखा है, मतलब मम्मी नॉर्मल है, तो बेटियां जितनी भी होंगी एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, डिजीज हुई ना डॉटर, डॉटर डिजीज हुई, सभी की सभी डॉटर डिजीज होंगी, और बेटे सभी नॉर्मल होंगे क्योंकि पापा से तो वाई मिलना है, तो एक्स डी वाई नॉर्मल सन होंगे। तो अगर किसी पेडिग्री में आपको ऐसा दिखे, मतलब पेडिग्री ही बना देता हूं, पिताजी बीमार, माताजी नॉर्मल, बेटा नॉर्मल, बेटी बीमार, बेटा नॉर्मल, बेटी बीमार, एक और बेटी हुई वो भी बीमार, भाई एक्स कैपिटल डी वाई सफरर है,
XD सभी बेटे कैसे आए, XD और जो बेटियां हैं कैपिटल डी है फिर स्मॉल डी है, तो सभी बेटियां बीमार हैं। मतलब ऐसे बोलो, दो तरीके से बोल सकते हो, केवल पिताजी बीमार सभी बेटियां बीमार, ऐसे बोलो। केवल माँ नॉर्मल, केवल माँ नॉर्मल मतलब मम्मी पापा बीमार, केवल माँ नॉर्मल सभी बेटे नॉर्मल, ऐसे भी तो बोल सकते। केवल पिताजी बीमार सभी बेटियां बीमार, या बोलो केवल मम्मी नॉर्मल सभी बेटे नॉर्मल, एक्सलिंग डोमिनेंट। मतलब एक्सलिंग डोमिनेंट कब पॉसिबल नहीं है, रिजेक्शन सिखा रहा हूं। XD मतलब एक्सलिंग डोमिनेंट, नॉट पॉसिबल। इसका उल्टा मतलब अगर पिताजी बीमार हैं और एक भी बेटी नॉर्मल आ गई, एक भी बेटी नॉर्मल आ गई, तो एक्सलिंग डोमिनेंट का केस नहीं है। ऐसे बोल दो, मम्मी नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, एक भी बेटा बीमार आ गया तो एक्सलिंग डोमिनेंट नहीं है। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों सिखा रहा हूं। केवल पापा बीमार सभी बेटियां बीमार, या केवल मम्मी नॉर्मल सभी बेटे नॉर्मल, तो ये क्या है, एक्सलिंग डोमिनेंट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक्सलिंग डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है। कि पापा बीमार एक भी बेटी नॉर्मल आ जाए तो एक्सलिंग डोमिनेंट नहीं है। केवल मां नॉर्मल और एक भी बेटा बीमार आ जाए तो एक्सलिंग डोमिनेंट नहीं है। तो सेलेक्ट कैसे करना है, रिजेक्ट कैसे करना है, दोनों बता रहा हूं। एक्सलिंग रेसेसिव की तरफ आओ। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्सलिंग डोमिनेंट का पहला पॉइंट कॉमन था, उसी तरह ऑटोसोमल रेसेसिव और एक्सलिंग रेसेसिव का भी पहला पॉइंट कॉमन है। क्या बोला था, दोनों पेरेंट बीमार सभी बच्चे बीमार, यहां भी वही है। If both the parents are diseased, then none of their children can be normal. चेक करें, मतलब मम्मी बीमार पापा बीमार दोनों पेरेंट बीमार, तो बच्चे क्या आएंगे, XC। बेटी सारी बीमार, बेटे सभी बीमार, तो सभी क्या है, डिजीज्ड। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पेडिग्री में आपको हस्बैंड वाइफ दोनों बीमार दिखे, सभी बच्चे बीमार दिखे, तो समझ जाना कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव या एक्स-लिंक्ड रेसेसिव हो सकता है। देख लो, ये XCY है, ये XC है, बेटे जितने भी हैं XCY है, और बेटियां सभी XC है, सफरर हैं। समझ गए? तो अगर दोनों पेरेंट बीमार सभी बच्चे बीमार, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव या एक्स-लिंक्ड रेसेसिव हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट का दूसरा वाला तगड़ा दिया, वैसे ही अब एक्स-लिंक्ड रेसेसिव वाला दूसरा तगड़ा देने जा रहा हूं। उल्टा बोलो, केवल मां बीमार सारे बेटे बीमार, बेटियां सभी नॉर्मल, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव है। मतलब आज घर जाते समय बोलते जाना, केवल केवल बोलना है, लेकिन केवल पिताजी बीमार सभी बेटियां बीमार, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट। केवल मां बीमार सभी बेटे बीमार, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव। सही है? चेक करते हैं। इफ ओनली मदर इज डिजीज्ड, then none of the son can be normal। या उल्टा बोल दो, या उल्टा बोल दो कि केवल पिताजी नॉर्मल है, none of the daughter will be diseased। कोई भी बेटी बीमार नहीं होगी। चेक कर लो, देखो जरा, केवल मां बीमार XC, पापा नॉर्मल X+Y, यही है ना। केवल मां बीमार और पापा नॉर्मल, तो बेटियां जितनी आएंगी X+XC, नॉर्मल बट कैरियर, और बेटे सारे बीमार, सन डिजीज है या नहीं, यही तो बोल रहा हूं। अगर एक पेडिग्री आई जिसमें केवल मां बीमार है, तो जो बच्चे होंगे, बेटा बीमार, बेटी नॉर्मल, बेटा
बीमार, बेटी नॉर्मल, एक बेटा और हुआ वो भी बीमार। देख लो, एक्स ही और ये एक्स प्लस वाई, जितने भी बेटे आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, एक्स ही वाई, तो सभी सफरर हैं, और बेटियां सभी नॉर्मल किंतु कैरियर एक्स प्लस एक्स। समझे क्या? केवल पापा बीमार सभी बेटियां बीमार, एक्स लिंक डोमिनेंट। केवल मां बीमार सभी बेटे बीमार, एक्स लिंक रेसेसिव है। तो एक्स लिंक रेसेसिव कब पॉसिबल नहीं है? एक्स लिंक रेसेसिव नॉट पॉसिबल। वही जो अभी बोला वो ना हो रहा हो। मतलब दो केस, पहला, मां बीमार है, मां बीमार, एक भी बेटा नॉर्मल आ गया तो एक्स लिंक रेसेसिव नहीं है। उल्टा बोलो, पापा नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, एक भी बेटी बीमार आ गई तो एक्स लिंक रेसेसिव नहीं है। समझ रहे हैं? सिलेक्शन रिजेक्शन दोनों बता रहा हूं। आप तो सिंपल याद रखो, केवल पापा बीमार सभी बेटियां बीमार, एक्स लिंक डोमिनेंट। केवल मां बीमार सभी बेटे बीमार, बेटियां सभी नॉर्मल होंगी तो एक्स लिंक रेसेसिव। क्लियर है? बना ले एक्स लिंक डोमिनेंट रेसेसिव। फिर अगले दो केस ला रहा हूं जल्दी। क्या बोल रहा है? उसको ना सिखा, वो सीख लेगा, तू अभी अपना कर। हाँ, दोनों जाएगा आंसर, पहला वाला है ना, दोनों जाए। कुछ पेडिग्री ऐसी होंगी जिसके दो दो आंसर, मैं खुद ही कराऊंगा ऐसे कुछ, देखेंगे क्या होता है। हाँ, कोई बात नहीं, शुरुआत में अज्यूम करने की बारी आई तो डॉट लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऐसा है तो हम मान सकते हैं। जब हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे किसी को तो फिर वो डॉट लगाएंगे ऊपर पेरेंट्स में। तेरी बात करो, लिख जल्दी, लिखो भाई जल्दी।
तीसरे का आंसर तू दे देना, दोनों जाने मिल के देना, ठीक है। 3 करेंगे अपन क्वेश्चन, पहले से बुक हो गया है ना, पहले सवाल का वो, फिर दूसरे का वो, तीसरे का तो दोनों मिल के देना। कौन बोल रहा है? अच्छा तू ही आंसर दे देना, चल हटा उन दोनों को, अब तू आंसर देना, ठीक है, तू दे देना आंसर, ठीक है। हाँ प्लान में चेंज हो गया। अच्छा किसने बोला था? तूने नहीं बोला, उससे वालों ने बोला? अच्छा काली टोपी वाला। अच्छा चलो 3 4 जो भी हो, चारों जने, 1 2 3 4, ठीक है। और तो ये भी 6, चलो 6 लोग मिलकर आंसर देंगे एक क्वेश्चन का, उधर एक एक आंसर ही देंगे लोग। हाँ चलो मैं पहुंच रहा हूँ, बस पहुंच, वहीं तक आ रहा हूँ, देखते हैं। हाँ ठीक है, एक्सेलिंग डोमिनेंट हटा रहा हूँ मैं, आप एक्सेलिंग रेसिव लिखो फटाफट। चलो जल्दी करो। हाँ अरे क्वेश्चन आने थे फिर आंसर देना, अभी से क्या आंसर दे रहे हैं बिना क्वेश्चन के? ठीक है लिखो। अब क्या रह गया, उधर का लिखो ना, इधर खत्म हो गई वैलिडिटी, इधर की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है भाई। लिख लिख जल्दी कर, जल्दी कर, लिख जल्दी। ठीक है चलो जल्दी करो, एक्सेलिंग रेशियो लिखो, फिर वाई लिमिट की बात करते हैं।
कंप्लीट हो गया? चलिए आ जाइए, हो गया बस। अब ये 2 केस देख लो फटाफट, जल्दी आ जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखते हैं वाइलिंग्ड का केस। वाइलिंग्ड का केस और दूसरा, 2 ही तो बचे, वाइलिंग्ड और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कंप्लीट हो गया इधर, जल्दी खत्म करो भाई। पहला हटा रहा हूं अभी, जल्दी करो भाई। चलेगा, कोई बात नहीं, हो गया ना। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। सुनिए, अब वाइलिंग देखिए। वाइलिंग को याद है, होलैंड्रिक भी बोला था। देखो कोई पेडिग्री, देखो अभी तक जीनोटाइप भी लेना पड़ता था। अब ये जो अगले 2 केसेस सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगा, कोई जीनोटाइप नहीं लेना है, ध्यान से सुनना। आगे वाइलिंग या होलैंड्रिक कब होगा? पहले दूर से देखा करो, क्या केवल मेल मेल सफरर है तो वाइलिंग हो सकता है। अब थोड़ा नजदीक जाओ, क्या बोला? अगर पेडिग्री में सिर्फ मेल मेल सफरर है तो वाइलिंग हो सकता है। फिर नजदीक जाकर देखो, मेल पेरेंट बीमार, सभी मेल बच्चे बीमार। नॉर्मल फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हुई, मेल पेरेंट नॉर्मल, सभी मेल बच्चे नॉर्मल। मेल पेरेंट बीमार, सभी मेल बच्चे बीमार, तो ये वाइलिंग है। मेल पेरेंट, देखो आगे तो देखा करो, क्या पेडिग्री में सिर्फ मेल मेल सफरर है तो वाइलिंग हो सकता है नहीं, हो सकता है। फिर ये चेक करो, अगर मेल पेरेंट बीमार, सभी मेल बच्चे बीमार, मेल पेरेंट नॉर्मल, सभी मेल बच्चे नॉर्मल, मेल पेरेंट बीमार, सभी मेल बच्चे बीमार, तो ये वाइलिंग है पक्का। सही है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस, याद है? साइटोप्लाज्मिक जीन का इनहेरिटेंस मां से होता है, जैसे मां वैसे बच्चे। मां बीमार, सभी बच्चे बीमार। मां नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल। चेक करें, एक पेडिग्री आ गई मेरे सामने, बोला गया बताओ, तो चलो मैंने देखा। मां बीमार, इधर मां बीमार, सभी बच्चे बीमार। इसकी शादी नॉर्मल मेल से हुई, लेकिन मां बीमार, सभी बच्चे बीमार। ये खुद बीमार है, लेकिन नॉर्मल फीमेल से शादी हुई, तो मां नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल, है ना साइटोप्लाज्म में। मां बीमार, सभी बच्चे बीमार। मां बीमार, सभी बच्चे बीमार। मां नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल, ये साइटोप्लाज्मिक है। क्लियर है? बना लो एक। क्वेश्चन आ गया तुम लोग का? ठीक है, जल्दी करिए, है ना। हाँ, कंप्लीट करें अब इसको।
3 सवाल बोलने हैं ना। ए देखो चुपचाप, वो सब खत्म करो, इसके बाद बात करते हैं। पहला वाला कैसे, कौन बताया? लिखा है इसलिए। काली टोपी। दूसरा बता। कैसे हुआ वो भी पूछूंगा, पीछे वालों से ना सुन के बता देना। तीसरे नंबर पे आएगा इधर वालों का। तुम ही दोनों मदद कर दो ना उसकी, काली टोपी वाले के। दूसरा वाला इधर वाला बोल। साथ देगा अपने साथी का। हाँ तू बता जरा। हाँ हाँ बच्चे, तेरे सामने वाला। हाँ तेरे सामने वाला। हाँ अब कभी कभी तू भी साथ दे देता तो मैं बोला तुझसे भी पूछ लेता हूँ। दूसरा वाला। बोलो पहला क्या है? दूसरा। लो आ गए आंसर। ये जो बोल रहा था हिंट्स के सहारे सब कुछ चलेगा। अच्छा रुको, ये सब हो चुका है आपका सभी का। अब ध्यान से सुन लो भाई। देखो, नहीं क्लास की चिंता ना करें, जब क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। वो पहले से डिसाइडेड है कि पूरी क्लास में नहीं होना था। वो क्लास एक्सटेंड होगी, इसके बाद ब्रेक होगा। ठीक है, पूरा जुगाड़ करके आया हूं मैं। ठीक है हाँ, बीच में नहीं रोक सकता इसको भाई। हाँ उधर नहीं इधर। 3 क्वेश्चन कराने हैं, 2 के आंसर हो गए, लेकिन मुझे जीनो टाइप लेवल पर जाना है, तो सुनिए। पहले 2। पहला वाला, कोई भी पेडिग्री सॉल्व किया करो, पहले ये चेक किया करो कि ये वाइलिंग तो नहीं है, साइटोप्लाज्मिक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वाइलिंग और साइटोप्लाज्मिक से कोई आ गया, अगर वाइलिंग और साइटोप्लाज्मिक से कोई आ गया तो फिर आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, आंसर दो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट आया तो ये भी चेक करो कहीं ऑटोसोमल रिसेसिव तो नहीं है, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट तो नहीं है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी एक ही पेडिग्री के 2-2 आंसर आएंगे, ऐसा भी होगा। तो और कुछ आए तो बाकी भी चेक करना है, लेकिन वाइलिंग और साइटोप्लाज्मिक आ गया तो कुछ नहीं चेक करना है, वही आंसर है, आगे बढ़ो। तो चलो आगे वाइलिंग चेक करता हूं। क्या केवल मेल मेल सफरर है? नहीं, वाइलिंग नहीं है। क्या मां नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल? नहीं, साइटोप्लाज्मिक भी नहीं है, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है। क्योंकि एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों में लिखा है हमने, अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल। यहां बीमार है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में याद करो, दोनों नॉर्मल ये होंगे तो सभी नॉर्मल आने चाहिए, यहां तो बीमार है। और एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में दोनों पेरेंट नॉर्मल तभी होंगे ना, तो कैपिटल डी तो है ही नहीं। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी डोमिनेंट एलील के कारण है, तो अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है तो सभी बच्चे नॉर्मल आने चाहिए। तो ये तो ना ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट है। एक्स-लिंक्ड रेसेसिव, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव में नॉर्मल को कैसे लोगे? x+y, फीमेल को नॉर्मल को x+x। सर आप तो हेट्रोजाइगस ले लेते थे, तो एक्स ही लो, नहीं लेंगे। सिर्फ एक्स-लिंक्ड रेसेसिव में नहीं लेंगे। एक्स-लिंक्ड रेसेसिव में फीमेल को मैं x+x ही तब तक नहीं लूंगा जब तक सर्कल में डॉट ना लगा हो। सर्कल में डॉट लगेगा तभी x+x ही लूंगा।
अदरवाइज नॉर्मल फीमेल को X+X+ ही लेंगे। समझ रहे हैं? मतलब अगर सर्कल में डॉट लग गया तो पहले ही पता चल गया कि ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव की है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, बस आंसर दो, आगे बढ़ो। समझ रहे हैं? तो देखो ना, स्मॉल सी तो किसी के पास है ही नहीं, तो कोई बीमार ही नहीं होगा, या तो बीमार भी है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव चेक करें। ऑटोसोमल रिसेसिव में नॉर्मल को ऑटोसोमल रिसेसिव में नॉर्मल को क्या लोगे? कैपिटल ए स्मॉल ए। ऑटोसोमल रिसेसिव में नॉर्मल को क्या लोगे? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल, तुक्का नहीं लगाना है, जो एज्यूम किया है उसका क्रॉस बनाओ नीचे, फिर भरना है। तो चलो भरते हैं। कुछ बच्चे आएंगे कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल स्मॉल ए नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल है। कुछ बच्चे आएंगे स्मॉल ए बोले तो डिजीज, कुछ बीमार आएंगे, तो जितने भी बीमार हैं उसको स्मॉल ए लिख दो। और जो नॉर्मल है और शादी नहीं कराई जिसकी, उसको कुछ भी लिख दो। लेकिन जो नॉर्मल है और जिसकी शादी करा रहे हो, प्रायोरिटी होगी पहले हेट्रोजाइगस लेने की। आंसर कहीं फंसेगा तो होमोजाइगस लेकर भी चेक करेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी हेट्रोजाइगस। तो जो नॉर्मल है और शादी नहीं करा रहे जिसके, उसके हेट्रोजाइगस लो। तो नॉर्मल इंटू नॉर्मल, फिर सेम क्रॉस। तो कुछ बीमार कुछ नॉर्मल आए तो हैं, जो भी बीमार है उसको ये, और जो नॉर्मल है दो में से एक, शादी तो करा नहीं रहे तो दो में से कुछ भी लिख दो। ये जीनोटाइप लेकर ही सॉल्व किया करो, क्योंकि नीट में क्वेश्चन ज्यादा ऐसे आए हैं कि इसका और इसका जीनोटाइप बताओ, तो जीनोटाइप पूछने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, क्या? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इसका क्या केवल मेल मेल सफर है? नहीं। तो वाइलिंग नहीं है। क्या मां बीमार सभी बच्चे बीमार? साइटोप्लाज्मिक भी नहीं, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है। क्यों? केवल पिताजी बीमार, सभी बेटियां बीमार, या तो एक बेटी नॉर्मल भी है, एक बेटी बीमार है लेकिन एक तो नॉर्मल है। पिताजी बीमार, सभी बेटियां बीमार, लेकिन यहां तो एक बेटी नॉर्मल भी, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है। राइट? अच्छा, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव और ऑटोसोमल रेसेसिव दोनों नहीं है, क्योंकि ऑटोसोमल रेसेसिव और एक्स-लिंक्ड रेसेसिव दोनों में पड़ा है। अगर दोनों पेरेंट बीमार, सभी बच्चे बीमार। ऑटोसोमल डोमिनेंट में बीमार, ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ऑटोसोमल रेसेसिव में दोनों बीमार को क्या लेते हैं? ये। तो दोनों बीमार तो सभी बीमार आना चाहिए, यहां तो नॉर्मल है तो ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं है। और एक्स-लिंक्ड रेसेसिव में दोनों बीमार, अरे तो सारे बीमार आएंगे ना, यहां तो नॉर्मल भी है। तो ये ना ऑटोसोमल रेसेसिव है, ना एक्स-लिंक्ड रेसेसिव है, ना एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट है। क्या बचा? ऑटोसोमल डोमिनेंट ले, दोनों नॉर्मल। ऑटोसोमल डोमिनेंट ले, दोनों बीमार, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, तुक्का नहीं लगाना है, सॉल्व करना है जो भी एज्यूम किया है। तुक्का नहीं लगाना है, एज्यूम जो किया है सॉल्व करो। कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कुछ क्या है? कैपिटल ए बीमार, कुछ है कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार, कुछ नॉर्मल आए। सही है, नॉर्मल आए, तो जो भी नॉर्मल है स्मॉल ए लिख दो। और जो बीमार है जिसकी शादी नहीं करा रहे, उससे तो कुछ भी लिख दो। और जो बीमार है और शादी करा रहे, पहले हेट्रोजाइगस, शादी किससे करा रहे? नॉर्मल से। फिर से एक क्रॉस बनाओ, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए। तो क्या आएंगे बच्चे? कुछ आएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार, कुछ आएंगे स्मॉल ए नॉर्मल। तो देखो तो, स्मॉल ए नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार, आए तो हैं दोनों। नॉर्मल की शादी नॉर्मल से कराई, सभी नॉर्मल, प्रूव हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। समझ रहे हैं? तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है पेडिग्री। आखिरी जो एक पेडिग्री है वो ये है, आखिरी जो पेडिग्री है वो यहीं पर बना देता हूं, यहां पर। ये देखो, वो छह लोग थे ना मिलकर। चलो भाई, आंसर देने के लिए तैयार? ठीक है, ये ऐसे है, इसकी शादी, या ठीक है, कुछ बीमार कुछ नॉर्मल। ठीक है, अब बोलो क्या? बोलो भाई बोलो।
एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट है क्या? पिताजी बीमार, सभी बेटियां बीमार, बेवजह नहीं दिया मैंने। क्या केवल मेल मेल सफर है? नहीं। वाइलिंग नहीं है। क्या मां नॉर्मल, सभी बच्चे नॉर्मल? नहीं। साइटोप्लाज्मिक भी नहीं है। अब पिताजी बीमार, सभी बच्चे बीमार, या तो पिताजी बीमार, सभी बेटियां बीमार, लेकिन एक बेटी नॉर्मल भी है, तो एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं। एक्स-लिंक्ड रेसेसिव, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव में XCY, X+X+, तो बेटे क्या आएंगे? X+Y। बेटे क्या आएंगे? X+Y, सभी नॉर्मल, या तो बीमार भी है, तो एक्स-लिंक्ड रेसेसिव भी नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट चेक करें क्या? ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या कंसिडर करोगे? बीमार को कैपिटल ए स्मॉल ए, नॉर्मल को स्मॉल ए, तो सॉल्व करो। तो क्या आया? कुछ बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार, डिजीज्ड, और कुछ स्मॉल ए नॉर्मल। कुछ बीमार कुछ नॉर्मल आए हैं क्या? हाँ, जो भी नॉर्मल स्मॉल ए, और जो भी बीमार है कैपिटल स्मॉल ए। अब इसकी शादी फिर से नॉर्मल से, मतलब फिर सेम क्रॉस, कुछ बीमार कुछ नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, और जो भी बीमार है ये। अरे ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट सॉल्व हो गया। चेक करें, ऑटोसोमल रिसेसिव तो नहीं है, नहीं है। लाल रंग से सॉल्व कर रहा हूं, ऑटोसोमल रेसेसिव चेक कर रहा हूं, ऑटोसोमल रेसेसिव चेक कर रहा हूं। ऑटोसोमल रेसेसिव में बीमार क्या लोगे? स्मॉल ए नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए। सॉल्व करो तो क्या आएंगे? कुछ बच्चे स्मॉल ए डिजीज्ड, कुछ आएंगे कैपिटल ए, कुछ कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे नॉर्मल, कुछ कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे नॉर्मल, और कुछ स्मॉल में ए आएंगे डिजीज। यही है ना? कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल, स्मॉल ए डिजीज। अरे ये तो यहां भी ऐसे ही है, कुछ बीमार है और कुछ नॉर्मल है। लाल रंग से सॉल्व करना है। अब बीमार की शादी नॉर्मल से, मतलब सेम क्रॉस, तो कुछ बीमार कुछ नॉर्मल आए तो है। जो बीमार है स्मॉल ए, और जो नॉर्मल है कैपिटल ए स्मॉल ए। अरे ये तो पूरा सॉल्व हो गया। मतलब इस पेडिग्री के दोनों आंसर हैं। क्या बोला था कि कुछ पेडिग्री का चाहे कुछ भी कर लो, दो आंसर आएंगे, तो इसका आंसर दोनों आएगा। ध्यान देना मेरी बात को, दोनों आएंगे। एक सेकंड, पता है एक कंडीशन में एक आंसर आ सकता है। अगर इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा हो गिवन बिलो इज पेडिग्री ऑफ मेयोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, तो सॉल्व ही क्यों करते हो भाई? अभी तो बताया था ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी का एग्जांपल मेयोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, तो सॉल्व ही क्यों कर रहे हो? ऑटोसोमल डोमिनेंट आंसर दो, बात खत्म। इस पेडिग्री के ऊपर लिखा गया गिवन बिलो इज पेडिग्री ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो सॉल्व क्यों कर रहे हो? ऑटोसोमल रेशियो आंसर दो। अब ये बहस नहीं करना सर, है तो दोनों। अरे है तो क्या हुआ, ऊपर बीमारी का नाम लिख दिया, तो जैसी बीमारी वो आंसर जाएगा। समझ रहे हो? एक आखिरी बात, कभी कभी ना ऐसी पेडिग्री सॉल्व करोगे जहां पर डोमिनेंट रेशियो दोनों आंसर आएगा। कहीं कहीं ऐसी पेडिग्री मिलेगी ऑटोसोमल डोमिनेंट रेशियो दोनों आंसर आएगा, लेकिन कहीं पर ये दिख जाए ना दोनों नॉर्मल सभी नॉर्मल, तो आप ऑटोसोमल डोमिनेंट टिक किया करो। क्या बोला मैंने? ऑटोसोमल डोमिनेंट रेशियो दोनों आंसर आ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर ये दिख जाए दोनों नॉर्मल सभी नॉर्मल, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को पहचानने में बहुत मदद करेगा। दोनों पेरेंट नॉर्मल सभी नॉर्मल अगर दिख गए तो पहले क्या प्रेफर किया करो? ऑटोसोमल डोमिनेंट। मैं तो कहता हूं कहीं पर अगर दिख जाए करे ना दोनों पेरेंट नॉर्मल सभी बच्चे नॉर्मल, सब छोड़ो, पहले डोमिनेंट चेक किया करो, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ज्यादा चांस है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होगा। समझ गए? एक दो तीन, तीन बोले थे, तीनों करा दिए। अब एक्सरसाइज 1, 2, 3 के सारे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ब्रॉडकास्ट में है, वो भी करना है। लेकिन पहले हिंट तैयार करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। और कोई भी पेडिग्री में दिक्कत आए, अगली क्लास में आते ही आगे मैं पेडिग्री के डाउट लूंगा, इसके बाद फिर आगे बढ़ाऊंगा टॉपिक। क्लियर है सबको? अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म करेंगे, बायोटेक की 5-6 लाइन भी लिखाऊंगा। डन? बस बोल के ही आया था 15 मिनट ज्यादा लगेंगे, ठीक है 13 में हो गया, ठीक है पता था मुझे। तो ऑनलाइन
ऑनलाइन वालों बाय बाय, इसको अच्छे सॉल्व कर लेना भाई। आज पूरा पेडिग्री डे, पेडिग्री नाइट, जो भी मनाना है मना लेना।